हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है दी मौर्यास। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक। देखिए ये 185 भी हो सकता है, 187 भी हो सकता है, मगर दोनों ही डेट लाजमी है। दोनों ही डेट को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 187 लिखिए या फिर लिखिए आप 185। मगर यहाँ पर आप बेसिकली अगर आप यूज़ करना चाहें तो 187 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है 321 से 187 तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में पूरा मौर्यास कवर करेंगे। इनकी ज्योग्राफी, इनकी सोसाइटी, इनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, अशोका के दम्मा के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, उसका सक्सेशन कैसे हुआ था, कैसे कैसे वो थ्रोन पर बैठे थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेंबर बनिए हमारी कम्युनिटी का, ठीक है। और इस वीडियो को आप यहीं से चालू करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब हमारी जो पिछली वीडियो रही वो कहीं ना कहीं जो हमने देखा था उसमें जो शर्मानिक और ब्राह्मणिक रिलीजन पूरा का पूरा देख लिया था। शर्मन्स वो थे जो कहीं ना कहीं वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज करा करते थे, ठीक है। वो वेदास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखा करते थे। और ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी थी, यानी डोमिनेंस जो था ब्राह्मण्स का, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने चैलेंज कर दिया था। और ब्राह्मणिक जो थे वो ब्राह्मण से थे, ठीक है, जो वेदास को एक्सेप्ट करा करते थे। उनमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करा करते थे। तो वो थे ब्राह्मणिक ट्रेडिशन और शर्मानिक ट्रेडिशन। हमने देख लिया, हमने हिंदुइज्म भी पढ़ लिया, ठीक है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बुद्धिज़्म पूरा ख़त्म कर लिया है, जैनिज़्म पूरा ख़त्म कर लिया है क्या है, और अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, और क्या मौर्यन यानी मगध, मौर्य से पहले जो मगध हुआ करता था वो भी सारी चीज़ें हम देख लिए। 3 डायनेस्टीज़ ने मगध को रूल करा था मौर्य से पहले। पहली थी हर्यंका, दूसरी थी शिशुनागा और तीसरी थी नंद डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टीज़ को भी हमने देख लिया, काफ़ी डिटेल में हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो अब हमारा मौर्याज स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम पहले देखेंगे सोर्सेस वगैरह के बारे में कि आखिरकार ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनकी सहायता से हम मौर्य की जो हिस्ट्री है, यानी मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ और हमारी जो हिस्ट्री में 4 चांद लगा पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मौर्यन एम्पायर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मगर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की चल रही है, और जो दूसरी चल रही है वो ज्योग्राफी की चल रही है, ठीक है। बीच कुछ में कोई भी वीडियो आती है तो उसको भी थोड़ा सा सहारा दीजिए, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर जो है 321 से 187 बीसी। देखिए जो टाइमलाइन है आपको याद रखनी है, आपको रिमेंबर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही टाइमलाइन जो हिस्ट्री की डॉट्स है ना उनको कनेक्ट करती है और यहीं से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सोर्सेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब भी आप अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं ना तो वहाँ पर सोर्सेज को मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल बन जाता है जब आप आंसर लिखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका इवैल्यूएटर है, यानी जो एग्जामिनर है, जब वो आपकी कॉपी इवैल्यूएट करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये भी तो बताना है आपको कि हाँ ऐसे चीज़ यहाँ पर लिखी है। क्योंकि आप यहाँ पर इन्फ्रेंस नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते ये चीज़ यहाँ लिखी है, क्योंकि आपको वहाँ पर इवैल्यूएटर के सामने एक हिस्टोरियन का नाम डालना ही होगा, ठीक है, और एक सोर्स का नाम डालना होगा कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तभी तो आपका जो इवैल्यूएटर एग्जामिनर वो समझ पाएगा कि हाँ ये जो बच्चा है इसने सही लिखा है और यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें उठाई हैं, ठीक है। एक तरीके से ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना, ठीक है, एग्जामिनर के सामने। तो इसीलिए हम पहले सोर्सेज को पूरा करेंगे, ठीक है। इस सोर्सेज की एक और वीडियो आएगी, उसमें भी हम सोर्सेज को ही देखेंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है 2 या 3 आए वीडियो, ठीक है, एक ये और 2 और आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। आई नो कि हिस्ट्री हर किसी के बस का बात नहीं होती। आप इसे जनरल स्टडी के जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी कम है, मगर हिस्ट्री ऑप्शन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर आपकी नॉलेज को भी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो भी आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं, ठीक है। तो भी ये वीडियो काफ़ी रिलीवेंट है और हर एक एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है, आईबीपीएस हो और यूपीपीएससी हो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलीवेंट रहने वाली है हिस्ट्री, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को।
तो मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा मगध के समय पर भी हमने देखी थी, मगर मगध के समय पर जो कैपिटल है वो 2 बार चेंज हुई थी। ये पहली राजगीर और दूसरी वैशाली। अब आप मुझे ये बताइए कि राजगीर किस समय पर थी और वैशाली किस समय पर थी। ठीक है, दोनों ही कैपिटल्स को मुझे बताइए कि उस समय पर जो राजा थे वो कौन थे उस समय पर, मगध के राजा। ठीक है, अब यहीं पर मगध में मौर्यन एम्पायर में क्या होता है कि मौर्यन एम्पायर में 3 जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करी जाती हैं। पहली प्राकृत, मगधी और पाली। ठीक है, इसमें से जो प्राकृत होती है वो कहीं ना कहीं कोर्ट लैंग्वेज ही होती है। कोर्ट लैंग्वेज इन द सेंस कि जो राजा के द्वारा यूज़ करी जाती थी और जहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते थे इसी लैंग्वेज में लिख कर। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर जब चंद्रगुप्त मौर्य जी धननंदा को बीट कर कर, देखिए हाँ यहाँ पर एक और चीज़, अगर आपने मेरी जो वीडियो है नंद साम्राज्य से रिलेटेड, तो उसमें मैंने मौर्यन साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी लाइन है ना, कैसे कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो धननंदा को बीट कर कर जो थ्रोन है उस पर बैठते हैं, तो वो सारी स्टोरी मैंने उसमें समझा रखी है। अगर उसने वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना, वो वीडियो नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं ये इस वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू करने में आपको हेजिटेशन होनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको एक स्टोरी लाइन मिल जाएगी जहाँ से आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, जो हिस्ट्री की लाइन है उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो थ्रोन का एक्सेशन हुआ था, थ्रोन को जब वो थ्रोन पर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर एक जो पान इंडिया एम्पायर है ना वो क्रिएट कर दिया था। कहीं ना कहीं जो अलग अलग राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो उनको कहीं ना कहीं अपने जो एम्पायर है ना उसमें इंटीग्रेट कर लिया था। ठीक है, तो यहीं पर ये एक जो एम्पायर का जो सपना होता है ना, एक जो एम्पायर होता है वो यहीं पर क्रिएट होता है इसी समय पर, जब चंद्रगुप्त मौर्य जी यहाँ पर राजगद्दी पर बैठते हैं। अब सोर्सेज क्या क्या है, देखिए सोर्सेज जब मैंने आपको पुरानास पढ़ाए थे, पुरानास में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि वो कौन से पुराना जहाँ पर हमें जो मौर्यन रूलर्स हैं उनकी लिस्ट वगैरह मिलती है। मैंने आपको पुरानास ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्यन रूलर की लिस्ट दी गई है, क्योंकि हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स हैं ना उनकी कहीं ना कहीं हमें लिस्ट मिलती है पुरानास में। ठीक है, पुरानास में तो यहाँ पर 10 रूलर हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने मौर्यन काल में रूल करा और यहाँ पर राज करा। ठीक है, तो इनमें से जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मौर्यन काल की यानी मौर्यन साम्राज्य की स्थापना करी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनको CGM भी बोलते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में CGM लिखते हैं। ठीक है, इनके से अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट रूलर रहे वो थे बृहद्रथा। ठीक है, बृहद्रथा, तो यहाँ पर ये लास्ट रूलर रहे और इनको जो मारा गया था इनके खुद के सेनापति के द्वारा मारा गया था, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। अब कुछ ट्रिक करा आपके माइंड में, ट्रिक तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा आपने पहले भी नाम सुना है। कब जब हमने देखा था क्या देखा था, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म में कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंगा यानी पुष्यमित्र शुंगा जैसे किंग का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करते थे। ये एक ब्राह्मण किंग हुआ करते थे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। अब जो दूसरा सोर्स आता है वो है मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा एक बुक है जो विशाखा दत्ता के द्वारा लिखी हुई है। विशाखा दत्ता जो है ना, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके जो कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे ये, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि जो चाणक्य जी थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे थ्रोन पर बैठाया और चाणक्य जी की धननंदा के प्रति हॉस्टिलिटी यानी क्रूरता किस प्रकार थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। ये चेस्ट संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है बुक। अब दूसरा आता है हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये 2 टेक्स्ट हैं, महावंशा एंड दीपवंशा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, और ये दोनों जो टेक्स्ट हैं वो सिलोन के जो भिक्षुज हुआ करते थे, यानी जो सिलोन क्रॉनिकल्स भी इन्हें बोला जाता है। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है ऐतिहासिक बुक है। ठीक है, तो ये भिक्षु जो बुद्धिस्ट के जो भिक्षुनी और भिक्षुज हुआ करते थे ना उनके द्वारा लिखी गई, भिक्षुज के द्वारा। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है कि जो मौर्यन का जो रूलर था ना, मौर्यन एम्पायर का रूलर अशोका, उसने जो अपने कुछ नुमाइंदे भेजे थे जिनको बोलते हैं बोधिसत्वाज। ठीक है, धम्म महामात्राज बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, अब इनको भेजा था अलग अलग कंट्रीज़ में बाहर मौर्यन किंगडम से, ताकि वो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है ना उनको आगे स्प्रेड कर सकें। जैसे कि इन्होंने जो अपने बेटा है और बेटी है महिंदा एंड संघमित्रा डॉटर हुआ करती थी और महिंदा इनका बेटा हुआ करता था, इनको सिलोन भेजा था बुद्धिज़्म की टीचिंग वगैरह स्प्रेड करने के लिए। मगर वहाँ पर धम्मा की जगह इनको धम्मा टीच करने के लिए भेजा था वहाँ पर, मगर वहाँ पर ये क्या पढ़ा कर आते हैं, ये पढ़ा कर आते हैं बुद्धिज़्म की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे।
तो देखिए यहाँ पर धम्मा महामात्रा, काफ़ी सारे धम्मा महामात्रा अपॉइंट करे गए थे अशोका के द्वारा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी भेजे गए थे, ठीक है, अफगानिस्तान में भेजे गए थे, ईरान में भेजे गए थे, तो काफ़ी सारी जगह पर भेजे गए थे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट बी वरी। तो यहाँ पर ये जो धम्मा महामात्रा के द्वारा और अशोका के द्वारा जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एज अ सोर्सेज के तौर पर काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी, ठीक है, आगे सोर्सेज के बारे में एक और वीडियो आएगी तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी बुक आती है वो है दिक्निकया। दिक्निकया ये एक तिरवाड़ा सिलोन का मोंक हुआ करता था, तो उन्होंने ये लिखी थी, यानी तिरवाड़ा सिलोन के जो मोंक्स थे उन्होंने ये लिखे थे, मोंक्स यहाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा, तो उन्होंने लिखी थी। अब इसमें क्या लिखा है कि अशोका के द्वारा 250 में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करी गई थी। आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कब कन्वीन करी गई थी, उस समय राजा कौन था, उस समय जो लीडर कौन था उस काउंसिल का, ठीक है, और क्या क्या हुआ था उसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर क्रिएट हुई थी, और ये बताइए आप मुझे ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर कौन सा क्या क्रिएट हुआ था ऐसा, ठीक है, जिसके लिए इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है, और ये अशोका के टाइम पर ही हुई थी, ठीक है, नॉट अशोका, ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पर, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी, कनिष्का, ठीक है, कुंडलवना में, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। देखिए हिस्ट्री अगर बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो हम तिब्बत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो तिब्बत में एक जगह है लहासा, वहाँ के एक हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था लामा तारानाथ, ठीक है। उनके द्वारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखी गई जिसमें ये बताया गया कि जो महायाना है ना वो कनिष्का के द्वारा प्रैक्टिस करा गया था, क्योंकि यहाँ पर कनिष्का के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा के साथ काफ़ी सारे मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं वो भी अटैच कर दिए गए थे, और ये भी बताया गया था कि काफ़ी सारे धम्मा महामात्रा अशोका के द्वारा अपॉइंट करे गए थे ताकि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप आंसर लिखते हैं ना कि स्प्रेड इन रिगार्ड ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, तो यहाँ पर आप धम्मा महामात्रा यानी कोई भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आप लामा तारानाथ का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, अशोका के पिलर एडिक्ट्स का नाम लिख दीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे। तो अगली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आती है वो आती है हमारी अंगुत्तरा निकाया। निकाया का मतलब होता है वॉल्यूम यानी कलेक्शन, अंगुत्तरा नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोका ने रिनाउंस कब करा था। अशोका ने जो सारी जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनको रिनाउंस कर दिया था, त्याग कर दे दिया था, कब, कलिंगा के वार के बाद, ठीक है। कलिंगा का वार भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप शॉर्ट में ध्यान रखिए। कलिंगा का वार जब हुआ था उसके बाद जो है ना अशोका ने कहीं ना कहीं अशोक के अंदर जो ना नेगेटिव चीज़ें आ गई थी कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो मैंने करी है, क्योंकि जब वो युद्ध भूमि में खड़े थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी, तो वो सारी स्टोरी मैं जब भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अशोका जो है ना अपने आप को बुद्धिज़्म के हवाले कर देते हैं और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अशोका ने काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो भी प्लांट करवाए थे। अब दूसरी आती है वमसता पक्षिणी, ठीक है, वमसता पक्षिणी। तो ये जो बुक है इसमें कहीं ना कहीं जो महावंशा जो टेक्स्ट है ना बुद्धिस्ट की, उसके साथ जो कमेंट्रीज हैं डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि जो मौर्यस का ओरिजिन कैसे हुआ था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, जो फॉलो करी गई थी बुद्धिस्ट स्टेट के द्वारा अशोका के द्वारा, ठीक है। अब जो दूसरी नेक्स्ट आती है हमारी जैन टेक्स्ट दो हैं, एक कल्पसूत्र और एक है परिस्तप्रभा, ठीक है, जो हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब हेमचंद्र कौन था, ये भी एक मोंक हुआ करता था, जैन मोंक, ठीक है। जब हम आगे हिस्ट्री में और पढ़ेंगे ना तब मैं आपको सारी ये सोर्सेज में जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में, ठीक है, डोंट बी वरी। अभी आप सोर्सेज को देखिए खाली, ठीक है। अब ये कल्पसूत्र थी, ये भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। अब ये कौन हुआ करते थे, ये जो ना नेकिड मोंक हुआ करते थे, दिगंबर्स, ठीक है। तो ये जैन मोंक हुआ करते थे, ये जैन की जो ओरिजिनल चीज़ें थी ना उनको फॉलो करा करते थे। जैसे कि बुद्धिज़्म में भी बुद्धिज़्म दो भागों में बटा था, एक महायाना और एक हीनयाना। हीनयाना वो थे जो ओरिजिनल चीज़ों को फॉलो करा करते थे, जिन्होंने अपने आप को द निकायाज भी बोला गया था, द ओरिजिनल, ठीक है। और महायाना वो थे जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेटाफिजिकल चीज़ें भी अटैच कर दी गई थी बुद्धा के साथ, और इनको गॉड माना गया था और यहाँ पर लीडर माना गया था हीनयाना में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैनिज़्म में भी हमने देखने के लिए मिली, तो हमने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा जो लीडर था उसका मुझे आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।
चलिए मैं ही बता देता हूँ, स्थूलभद्र और स्थूलबाहु उसका नाम हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो लास्ट में जो है ना भद्रबाहु जब वापस आते हैं यहाँ पर अटेंड करने के लिए काउंसिल को, जब स्थूलभद्र से मुलाकात होती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो मोंक्स होते हैं, काफ़ी सारे जो पीपल होते हैं वो भद्रबाहु के साथ जुड़ जाते हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट लीडर भी होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी भद्रबाहु के साथ ही चले जाते हैं और श्रवण बेलगोला पहुंचते हैं, जहां पर ये संथारा प्राप्त करते हैं। अब ये संथारा क्या होता है उसके लिए आपको जो है ना क्या देखना पड़ेगा, जैनिज्म पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल सकता है जिसे बोलते हैं महाकैवल्य। देखिए कैवल्य की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, KAIVALYA कैवल्य, ठीक है। तो ये कैवल्य की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। तो अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी जब संथारा लेते हैं तो संथारा लेने के बाद जो इनकी हड्डियाँ वगैरह होती हैं इनको क्रीमेट कर दिया जाता है। उसके बाद इनकी जो एशेस होती हैं इनको क्रीमेट कर दिया जाता है एक जगह पर जिसका नाम होता है चंद्रगिरी, ठीक है। वहाँ पर एक बस्ती वगैरह क्रिएट कर दी जाती है जो कि आज के समय में काफ़ी मशहूर है, जिसको चंद्रगुप्त बस्ती भी बोला जाता है, ठीक है। बिंदुसारा जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का क्या हुआ करता था, बेटा हुआ करता था, ठीक है। सॉरी, वो बिंबिसारा नहीं था, वो बिंदुसारा था। बिंबिसारा ने तो मगध साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। तो बिंदुसारा नाम हुआ करता था। बिंदुसारा ने क्या करा था कि चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण करा गया था। ये बस्ती इन द सेंस ये वाली बस्ती है, ठीक है। ये इन द सेंस कि यहाँ पर एसिस वगैरह यहाँ पर दफन हुई थी, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर दी गई और ये एक आज प्रोमिनेंट जैन साइट है, ठीक है। अगली जो बुक आती है वो है परिस्थ पर्वा जो हेमचंद्रा के द्वारा लिखी गई है। ये भी एक जैन मोंक हुआ करते थे। इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करी हैं, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने भी श्रवण बेलगोला पर संथारा वगैरह प्राप्त कर लिया था। अब लार्जली जो है यहाँ पर जो है ना कौटिल्य की बायोग्राफी वगैरह लिखी हुई है कि कौटिल्य कौन थे वगैरह, ठीक है। मगर एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पता नहीं चली है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर एक मेरे दिमाग में आ गई है, शायद मैंने उस समय नहीं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब कौटिल्य यानी चाणक्य जी, जब वो क्या चंद्रगुप्त, चलिए हाँ अभी नहीं, जब हम आगे बिंबिसारा पढ़ेंगे ना, सॉरी बिंदुसारा पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ क्या था, ठीक है। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य की मैंने जो कहानी है पूरी की पूरी नरेट कर रखी है। जब मैंने नंद साम्राज्य पढ़ा था, नंद डायनेस्टी पढ़ाई थी, तो उसकी वीडियो सेपरेटली प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है ना मगधा में इसमें सारी की सारी जो सोशल कंडीशंस है मगध की वो सारी लिखी हुई हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी मौर्यास के पीरियड में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स बन जाता है जहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें उठाते हैं मौर्यन साम्राज्य की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही, ठीक है। देखिए काफ़ी समय लगता है PPT वगैरह जॉट डाउन करने के लिए, कंटेंट वगैरह यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए जो अगली वीडियो आएगी वो सेम ही रहेगी, सेम सोर्सेज से हम टैकल करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे। अगली जो होगी वो अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे और मैगस्थनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका के बारे में भी बात करेंगे। अब मैगस्थनीज कौन था वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसके बारे में फिर एक वीडियो का रेफरेंस दूंगा जिससे आपको देखना, फिर उसके बाद आपको मैगस्थनीज के बारे में पता चल जाएगा और सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यूमिस्मैटिक्स यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल शायद अगली वीडियो में समाप्त कर दूंगा, अगर नहीं हो पाई तो एक और वीडियो सोर्सेज के लिए आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन नीचे यूट्यूब पर, ठीक है। और पार्ट बनी है इस कम्युनिटी का, 62 मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बढ़ाइए इसे और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टडिंग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।